दिस इज गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 2 चैप्टर 1 बीएसटी क्लास 11th का। मैंने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी पढ़ा चुका है। जिसने बच्चे ने नहीं देखा है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो बात करेंगे कि चैप्टर नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर 2 में क्या क्या टॉपिक्स है सर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, यानी कॉमर्स का क्या क्या ब्रांच होता है, ठीक है। तो सबसे जो पहला है वो मेरा क्या है, ट्रेड। क्या है? ट्रेड। ट्रेड यानी क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स मतलब सामान को खरीदना और बेचना, ये ट्रेड कहलाता है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब होता है असिस्ट द ट्रेड, यानी कि जो भी प्रोडक्शन, परचेज, सेल का एक्टिविटी है उसको जो असिस्ट करता है, असिस्ट यानी उसको जो सपोर्ट करता है, उसको कहेंगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड। समझे बाबू? वेरी गुड। अब देखो ट्रेड जो है ना वो दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक इंटरनल ट्रेड और एक एक्सटर्नल ट्रेड। क्या बोले? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। क्या क्या? इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। फिर इंटरनल ट्रेड रिटेल और होलसेल में किया गया है, और एक्सटर्नल ट्रेड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। तो ध्यान से सुनिएगा, इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड होता है कि जो भी ट्रेड हो रहा है मेरा वो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री होगा। क्या बोले? जो ट्रेड हो रहा है वो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री होगा, यानी एक ही कंट्री में होगा, उसको कहेंगे इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है अलग अलग कंट्री के साथ क्या होगा मेरा, ट्रांजैक्शन होगा, मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। समझ गए? तो ये इसमें ज्यादा कंट्री शामिल होंगे और इसमें एक ही कंट्री होगा। समझ गए? जैसे इंडिया, तो इंडिया में अगर ट्रेड हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। और फॉर एग्जांपल इंडिया और फ्रांस के साथ हो रहा है, इंडिया और रशिया के साथ हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। समझ गया? अब देखो रिटेल क्या होता है। रिटेल होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज कर रहा है गुड्स तो उसको कहेंगे रिटेल, स्मॉल क्वांटिटीज में। और अगर ज्यादा क्वांटिटी में यानी लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर रहा है तो उसको कहेंगे क्या, होलसेल। और रिटेल जो है ये होलसेल, रिटेलर जो होता है ये होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक होता है। क्या बोले? जो रिटेलर होगा वो मेरा कंज्यूमर, होलसेलर और रिटेलर जो होलसेलर, कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक लिंक होता है जो तीनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है सर। और होलसेलर क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। समझ गए? ठीक है सर। अब बात करेंगे एक्सटर्नल ट्रेड का। सबसे पहला क्या है, इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है कि अगर हम दूसरी कंट्री से गुड्स को परचेज करते हैं तो उसको कहेंगे इंपोर्ट, ठीक है। और एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट अगर हम दूसरे कंट्रीज को बेचते हैं, अगर हम दूसरे कंट्रीज को सामान बेचते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया अमेरिका को सामान बेच रहा है तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। और अगर इंडिया अमेरिका से सामान खरीद रहा है दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। तो ये परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज और ये सेल ऑफ गुड्स टू द अदर कंट्रीज। और इंटरपोर्ट क्या होता है? इंटरपोर्ट, देखो इंटरपोर्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने, जैसे इंडिया है तो मैंने कहीं से सामान गुड्स को परचेज किया कहीं और एक्सपोर्ट करने के लिए। क्या बोले? मैंने कहीं से सामान को इंपोर्ट किया कहीं दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए, तो दैट इज इंटरपोर्ट। फॉर एग्जांपल मैंने जापान से कुछ मंगवाया रशिया भेजने के लिए, तो हम जो जापान से मंगवाएंगे दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट, और फिर हम ही जापान रशिया को बेचेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। तो ये दोनों जो कंडीशन है मिलके क्या बनता है, इंटरपोर्ट। समझ गया? समझे मिश्रा जी कि नहीं समझे? समझ गए मिश्रा जी, तो समझ गए। आप समझे कि नहीं? आप भी समझ गए, वेरी गुड। तो अगर कोई पूछेगा इंटरपोर्ट क्या होता है तो आप क्या बोलिएगा कि देखिए गुरुदेव, बात यह है कि अगर दूसरे एक कंट्री अगर दूसरा कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करता है थर्ड कंट्री को बेचने के लिए तो दैट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट, ठीक है।
अब क्या है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या क्या आता है देखो, सबसे पहला आता है मेरा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जाएगा और कम्युनिकेट करेगा बिटवीन द बायर्स एंड सेलर। ठीक है सर। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सॉरी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा आपको वहां से, कोई भी अगर आपका कैपिटल में कमी हो रहा है तो वो आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया था हिंड्रेंस ऑफ कॉमर्स में, यानी रूल ऑफ कॉमर्स में। तो इंश्योरेंस में क्या होता है ना कि अगर कोई गुड्स आपका चोरी हो गया या आपका लॉस हो गया फायर से, तो अगर आपका इंश्योरेंस रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, लॉस रिकवर हो जाएगा, समझ गए। वेयर हाउसिंग क्या होता है, वेयर हाउसिंग का मतलब होता है स्टोरेज ऑफ गुड्स। अगर गुड्स को स्टोर करके रखे तो राइट टाइम में उसका सप्लाई करवा सकते हैं मार्केट में, इससे क्या होगा, सिचुएशन बैलेंस हो जाएगा, यानी डिमांड इक्वल टू सप्लाई, कि मार्केट में उस गुड्स का जितना डिमांड हो रहा है सप्लाई भी उतना ही होगा। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, जो आपको बताए थे हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन का कमी है तो उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग से। एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि कोई भी गुड्स को इस तरह से हम पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करेंगे ताकि पब्लिक चीट ना हो, कोई भी सेलर के द्वारा कोई भी सेलर चीट ना कर पाए पब्लिक को ज्यादा प्राइस मांग के, समझ गए। तो ये तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड, तो ये सब क्या करता है, सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, किसके लिए, इस ट्रेड के लिए, समझ गए बाबू, वेरी गुड। अब आ जाओ देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्या ऑब्जेक्टिव्स है, बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्यों, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक नेचर का है। मींस इकोनॉमिक का मतलब क्या बताए थे, इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना है उसको। तो देखो सबसे पहला आता है मेरा क्या, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्या है, कोई भी बिजनेस को अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो बिजनेस क्या लॉन्ग रन पे नहीं चल सकता है। प्रॉफिट जरूरी है क्योंकि बिजनेस में रिस्क होता है और रिस्क के बदले आपको प्रॉफिट ही एज अ रिवार्ड मिलता है, एज अ रिटर्न मिलता है। तो प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है बिजनेस को रन करने के लिए। इससे क्या होगा, जो इंप्लॉय सब होंगे वो मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, सर्वाइवल। देखो अगर प्रॉफिट नहीं होगा ना तो कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म के तक सरवाइव नहीं कर सकता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा, फिर वो बिजनेस क्या बंद हो जाएगा, पूरा क्लोज हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। इसीलिए सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है और सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट। उसके बाद आ जाएगा ग्रोथ। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रो नहीं होगा तो कोई जानेगा नहीं उस बिजनेस को, और बिजनेस एक्सपेंशन नहीं होगा ना तो आप लार्ज एरिया, लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक अपना प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते हैं, यू आर अनेबल टू सेल, है ना। वेरी गुड। लास्ट वन क्या है, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब न्यू टेक्निक से आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो इनोवेशन का मतलब होता है आप सोच लो कि नया नया टेक्निक्स इस्तेमाल करके, मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल करके आप उसको बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है ना कि अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बी में हो जाएगा प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। सी में हो जाएगा प्रोटेक्ट द कम्युनिटी, प्रोटेक्ट द कम्युनिटी। फिर डी में हो जाएगा सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस, समझ गए। अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट द कम्युनिटी और सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल रेट। समझ गए, समझे कि नहीं बाबू, समझ गए सर। चलो आ जाओ। अब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, देखो जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे इंडिविजुअल यानी, अच्छा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है जरा देखो, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को आप क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो सबसे पहला कि आपको एक फेयर सैलरी देना है, ऑल द इंडिविजुअल्स यानी ऑल द एम्प्लॉय, ठीक है। आपको सारे एम्प्लॉय को फेयर सैलरी देना है, ठीक है। उसके बाद गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, काम कर रहा है तो उसको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, अलाउ द एम्प्लॉय टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अलाउ टू टेक पार्ट, जो भी इंडिविजुअल है उसको अलाउ करना है आपको कि वो मैनेजमेंट का डिसीजन में अपना हिस्सेदारी दिखा सके। और एक आप बोल सकते हैं कि इंप्लॉई जो है वो खुद को डेवलप करने के लिए जो पॉसिबल काम है वो करने को उसको मोटिवेट करो, ठीक है। देखो
जब तक इंप्लॉय मोटिवेटेड नहीं रहेगा कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि इंप्लॉय के हेल्प से आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है इंप्लॉय को मोटिवेट रखना। तो इंप्लॉय कैसे मोटिवेट रहेगा? आप उसको फेयर सैलरी दीजिए, गुड एनवायरनमेंट दीजिए, काम जहां कर रहा है उसका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, अलाउ टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट का डिसीजन में वो क्या अपना हिस्सेदारी दिखा सके, और अपने को डेवलप करने के लिए जो पॉसिबल काम है उसको करने के लिए मोटिवेट कीजिए, ताकि खुद जब डेवलप होगा तो वो सोचेगा भी अच्छा, और अगर सोचेगा अच्छा तो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा। समझे बाबू? नेक्स्ट क्या है? बिजनेस रिस्क। देखो क्या होता है बिजनेस रिस्क? द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉस ड्यू टू अनसर्टेन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। देखो एक पॉसिबिलिटी जिसमें कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है ड्यू टू अनसर्टेन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो होगा, जो जिसके कारण प्रॉफिट और लॉस होगा वो अनएक्सपेक्टेड रहेगा, यानी पता होगा ही नहीं हम लोगों को कि क्या होने वाला है। हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है लॉस हो जाए। तो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ना, द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉस ड्यू टू अनसर्टेन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, दिस इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। ठीक है, अब देखो टाइप्स क्या है, स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव में क्या होगा? या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब है ईदर प्रॉफिट और गेन, या तो प्रॉफिट होगा या तो गेन होगा। और प्योर रिस्क में क्या होगा ना, या तो लॉस या तो नो लॉस। क्या बोले? ईदर लॉस और नो लॉस। अच्छा, नो लॉस का मतलब क्या है? मतलब प्रॉफिट होगा? नहीं सर, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा, मींस मॉडरेट। ठीक है, तो देखो जो स्पेकुलेटिव रिस्क है वो कैसे होता है? मार्केट कंडीशन से, जैसे डिमांड सप्लाई में फ्लक्चुएशन चल रहा है, चेंज इन प्राइसेस। ठीक है, डिमांड सप्लाई में फ्लक्चुएशन चल रहा है, चेंज इन प्राइसेस, तो ये सब से क्या होता है? स्पेकुलेटिव लॉस रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और लॉस दोनों, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। लेकिन प्योर रिस्क में क्या होगा? या तो लॉस या तो नो लॉस, मतलब प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। इसमें क्या होगा? जैसे चेंज इन गवर्नमेंट कंडीशन, या फिर आप बोल सकते हैं ड्यू टू स्ट्राइक्स से हो सकता है। ठीक है, प्योर रिस्क। ठीक है, कॉजेज क्या है किसका? बिजनेस रिस्क का। सबसे पहले नेचुरल कॉजेज, मान लो कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो ये सब से क्या होता है? बिजनेस रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो ये नेचुरल कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज क्या क्या हो जाएगा? ह्यूमन कॉजेज में मान लो मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, डिसऑनेस्टी, कोई इंप्लॉय तुमको चीट करके चला गया तो उसमें भी बिजनेस रिस्क हो जाता है। ये सब क्या? ह्यूमन कॉजेज है। मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई दोनों इंप्लॉय या दोनों के बीच में भसड़ हो गया, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो उससे भी आपका क्या रिस्क ज्यादा हो जाएगा। इकोनॉमिक कॉजेज में क्या हो जाएगा? जैसे चेंज इन सप्लाई, चेंज इन डिमांड, फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट कंडीशन में, प्राइसेस चेंज हो रहा है, तो ये सब आपका इकोनॉमिक कॉजेज में आ जाएगा। और अदर कॉजेज में क्या आ जाएगा? मान लीजिए कि गवर्नमेंट का पॉलिसी कुछ चेंज हो गया, टैक्स रेट, ये सब सारा कुछ गवर्नमेंट चेंज कर दिया, तो इसके कारण भी आपको क्या लॉस का सामना करना पड़ सकता है। किसमें? बिजनेस में। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो क्या है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क होता क्यों है या उसका नेचर किस टाइप का होता है? देखो सबसे पहला, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। रिस्क कभी भी होगा तो वो अनसर्टेन ही होगा, वो बोल के नहीं आएगा कि हम आ रहे हैं। समझे ना मिश्रा जी? वो बोल के नहीं आएगा, ठीक है, हाँ, तो वो बोल के नहीं आएगा, वो ऐसे अचानक आ जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। उसके बाद क्या है? बी में, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस रिस्क। देखो ऑफ बिजनेस, जो रिस्क है वो एसेंशियल पार्ट है। विदाउट रिस्क कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे आप बताइएगा कि सर विदाउट क्रेडिट, यानी बिना उधार दिए हम बिजनेस करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप विदाउट क्रेडिट बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं, वो एक पार्ट है। तो ठीक उसी प्रकार रिस्क भी एक पार्ट है। जिस बिजनेस में रिस्क नहीं, वो बिजनेस करने में मजा भी नहीं, और वो बिजनेस आपका ग्रो भी नहीं करेगा इन साइज। समझ गए? फिर नेक्स्ट क्या है? डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन बिजनेस साइज एंड नेचर। जो डिग्री ऑफ रिस्क है, यानी रिस्क का जो क्वांटिटी है कि ज्यादा होगा कि कम होगा, वो डिपेंड करता है किसमें? बिजनेस साइज एंड नेचर में। बिजनेस का नेचर कैसा है और बिजनेस का साइज कैसा, अगर बड़ा होगा तो बड़ा रिस्क,
समझ गए, छोटा होगा तो छोटा रिस्क। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या है कि प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। देखो, नो रिस्क नो गेन, जिस बिजनेस में रिस्क नहीं उसमें कोई गेन भी नहीं, तो इसीलिए बोला प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जो प्रॉफिट है ना वो रिवार्ड है किसका, रिस्क टेकिंग का। अगर आप रिस्क लोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहोगे तो प्रॉफिट का भी उम्मीद मत करना। तो ये क्या था, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, टाइप्स, कॉजेज, बिजनेस रिस्क होता क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स और ऑक्सिलरी टू ट्रेड, और ट्रेड क्या होता है। तो इसी के साथ हुआ चैप्टर नंबर 1 के समाप्ति। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। चैनल में न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।